Okay, good morning, students. So let us start. अब स्क्रीन विजिबल है सबको. Okay, स्क्रीन विजिबल है. So let us start. कल हम लोग हेल्थ एंड डिसीज में वेर भी इम्यूनिटी का पार्ट कर रहे थे हम. ओके, तो इम्यूनिटी का पार्ट कर रहे थे. कंटिन्यू करते वहां से. तो कल ही देखा था हमने इम्यूनिटी दो टाइप की है. इननेट जो नॉन स्पेसिफिक है फ्रॉम बर्थ होती है, एंड एक्वायर्ड जो स्पेसिफिक होती है, जो हम लाइफ लॉन्ग में गेन करते हैं. इसमें दो टाइप है, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव में भी दो टाइप है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. एंड पैसिव में भी दो टाइप है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. एक्टिव का मतलब होता है जिसमें बॉडी खुद एक्टिवली एंटीबॉडी बनाए. एंड पैसिव का मतलब होता है जिसमें बॉडी को कोई एक्शन ना करना पड़े और एंटीबॉडी प्री फॉर्म बन के मिल जाए. एक्टिव में, नेचुरल में एग्जांपल है जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो नेचुरली एंटीबॉडी बनती है, और आर्टिफिशियली जब हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो भी बनती है. तो दो एग्जांपल हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल के. वेरस पैसिव के नेचुरल और आर्टिफिशियल का एग्जांपल है, पैसिवली मम्मी के थ्रू छोटे बच्चे में मिल्क के थ्रू और प्लेसेंटा क्रॉस करके आईजीजी जो आता है, दोनों भी एंटीबॉडी देते हैं. वेरस आर्टिफिशियल का एग्जांपल है टॉक्साइड एंड इन टिटेनस एंड स्नेक वेनम, दोनों भी केस में हम प्री फॉर्म एंटीबॉडी लेते हैं. ओके, द इनर इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था. दे आर नॉन स्पेसिफिक एंड प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ. फोर टाइप्स ऑफ इनर इम्यूनिटी है बॉडी में, जो हम हर एक इंडिविजुअल जब वो बर्थ लेता है, पैदा होता है, तो ये चारों इम्यूनिटी उसके साथ रहती है. पहला है फिजिकल. फिजिकल में है फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन. ओके, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन. उसमें हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल. फिजिकल का दूसरा नाम होता है एनाटॉमिकल बैरियर. एनाटॉमिकल बैरियर मतलब एनाटॉमिकली बॉडी में ऐसा डिजाइन है कि वो एक बैरियर बन जाता है. तो फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर का फर्स्ट एग्जांपल है स्किन. अब आपको पता है स्किन पूरी बॉडी को कवर करता है, तो वो एक ऑलमोस्ट एक खुद का एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा स्ट्रक्चर हो गया. तो फिजिकल बैरियर का है एग्जांपल स्किन. मेन बैरियर विच अवॉइड्स एंट्री ऑफ पैथोजन इनसाइड द बॉडी. बहुत सारे हार्मफुल पैथोजन स्किन के वजह से बॉडी में नहीं जा पाते हैं. Skin has outer dead or keratinized layer which avoids penetration of microbes. Okay, तो पहला है स्किन. सेकेंड है म्यूकोजा, epithelial lining of respiratory, GI tract and urogenital tracts helps in trapping of microbes. आपको पता है हमारे माउथ के जैसे ही एंड होता है, माउथ के नीचे इसोफेगस शुरू होता है, वहाँ पे पिंक कलर का म्यूकस लेयर होता है. नॉन म्यूकस लेयर क्या होते हैं? दे आर म्यूकस हैं तो वो काफी वेट होते हैं, और दे हैव सीलिया लाइक सब्सटेंसेस जो डस्ट पार्टिकल्स या फॉरेन एंटीजेंस को ट्रैप करने में मदद करते हैं. तो म्यूकोजा एंड स्किन ये दोनों बेस्ट एग्जांपल हैं एनाटॉमिकल बैरियर के. ओके, फिर फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल का मतलब मेन होता है सिक्रीशन. तो फिजियोलॉजिकल या सिक्रीशन का जो एग्जांपल है वो है HCl इन स्टमक. जो चीज बॉडी सिक्रीट करती है टू प्रिवेंट. तो HCl जो स्टमक का है, वो अगर तुम खाने के साथ कोई भी माइक्रोब्स गलती से, मान लो तुम पानी पूरी खाने गए या समोसा खाने गए, उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स होंगे, जैसे ही स्टमक में फूट जाएगा ड्यू टू HCl कई सारे माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है. तो ये एक इम्यूनिटी हो गई, प्रोटेक्शन दे रहा है, वो इम्यूनिटी का पार्ट हो गया. फिर नेक्स्ट जो है उसमें आता है टीयर एंड सलाइवा इन माउथ. सलाइवा के अंदर भी हमारे सलाइवा के अंदर भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लाइसोजाइम जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत यूजफुल होता है फॉरेन माइक्रोब्स को मारने के लिए. नाउ फीवर जो होता है बॉडी में, फीवर जो है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. फीवर की वजह से क्या होता है, बेसिकली जो भी पैथोजन एजेंट बॉडी के अंदर गया है,
वो जो है कुछ हार्मफुल चीजें को ट्रांसफर नहीं कर पाता, क्योंकि बैक्टीरियास और वायरसेस, मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरियास एंड वायरसेस 37 डिग्री सेल्सियस तक सस्टेन करते हैं। और 37 डिग्री तक सस्टेन करने के कारण फीवर जो है हमारा 39, 40, 41 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हमें लगता है हम बहुत 102 फ़ारेनहाइट, उसको सेल्सियस में देखोगे ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो 41 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो डीजनरेट होने लगते हैं। और इस प्रकार से फीवर जो है हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को बॉडी के अंदर बढ़ने से रोकता है। तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है और ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है। ओके, नेक्स्ट पीएच ऑफ द बॉडी, जैसे ही हमने अभी बात किया, एसिडिक या बेसिक पीएच जो है वो कई बैक्टीरियाज के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रल पीएच में काम करना होता है। तो हाई पीएच जैसे स्टमक का HCl, ये भी उनके लिए कॉजेटिव एजेंट के जैसे काम करता है। तो ये सब हमारे बॉडी का हमेशा से साथ चलने वाला बैरियर है, ये कभी भी हटता नहीं है। इट ऑलवेज स्टेज विथ अस। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो है सेलुलर बैरियर, थर्ड टाइप इननेट इम्यूनिटी का, सेलुलर बैरियर। ना सेलुलर बैरियर मतलब क्या, कुछ डिफेंसिव सेल्स हैं जो बॉडी के अंदर, जैसे पुलिस हमेशा चोरों को ढूंढते रहती है, वैसे ही सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो एक सेल की इम्यूनिटी है जो हर टाइम फॉरेन पैथोजेंस को या एंटीजेंस को देखते रहती है बॉडी में। तो सेलुलर का एग्जांपल है पीएमएनएल। पीएमएनएल मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पीएमएनएल का दूसरा नाम न्यूट्रोफिल्स भी है। ओके, तो पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये कुछ एग्जांपल हैं सेलुलर बैरियर के। अब मैक्रोफेज क्या है, मोनोसाइट अगर टिश्यू के अंदर चला जाए उसको मैक्रोफेज बोलते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या है वो हम नीचे इंडिविजुअली देखेंगे। नेचुरल किलर सेल्स जो है दे आर नॉन फैगोसाइटिक सेल। नेचुरल किलर सेल्स फैगोसाइटिक नहीं है, बट दे किल्स other infected cells by secreting a chemical called perforins। एनके सेल्स कैसे मारते हैं, मान लो ये कोई सेल्स है, ये कोई सेल्स हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना रहा है। ओके, इसके अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ रही है और ये एनके सेल्स है। एनके सेल्स को ये बात पता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बढ़ा रही है। देन व्हाट दे विल डू, ये लोग यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिलीज करेंगे। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सीधा खा जाना। वो ये नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं उस पूरे सेल्स को परफोरिंस डाल देते हैं। और परफोरिंस जो है इस सेल के अंदर परफोरेशंस करता है या होल्स करने लगता है, और जिसकी वजह से ये सेल धीरे धीरे मर जाएगा और फिर लाइसोजाइम आके इसको, सुसाइडल बैग आके इसको एनगल्फ कर लेगा। तो नेचुरल किलर सेल्स ऐसे इम्यूनिटी में मदद करते हैं, फॉरेन एंटीजेंस को किल करते हैं। ओके, सेकंड। ओके, फिर मैक्रोफेज जो है दे है फैगोसाइटिक एक्शन। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सामने वाले पूरा भी डेब्रीज हो, सेल हो, उसको पूरा का पूरा खा जाना। तो फैगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी होती है, और वो लोग मरे हुए सेल्स को, डेड सेल्स को भी खा सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स उन्हीं लिविंग सेल्स को फैगोसाइटोसिस करते हैं या एनगल्फ कर लेते हैं। तो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल वाया फैगोसाइटोसिस डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, वेरस एनके सेल्स जो हैं वो परफोरिन्स रिलीज करके काम करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट इनेट इम्यूनिटी, वो है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर का मतलब होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं, मान लो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इनमें से ये तीनों रेड कलर का है, मतलब वो इन्फेक्टेड है। तो अब ये जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ये लोग जब भी किसी वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो बचे हुए, मान लो ये सेल्स बचे हुए हैं, इसको एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन सिक्रेट करते हैं, एक सिक्रीशन करते हैं प्रोटीनिशियस, जो प्रोटीनी नेचर होता है, जो बचे हुए सेल्स को प्रोटेक्शन देता है।
This protection is called as interferon. What it is called as? Interferon. Okay, interferon. बट याद ये रखना है कि ये सिर्फ वायरस अफेक्टेड सेल सिक्रीट कर सकते हैं। अगर कोई सेल बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है तो इंटरफेरॉन नहीं निकालेगा। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट्स अ प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स ऑफ द वायरस इन्फेक्शन। तो मान लो तुम्हें क्वेश्चन नीट में कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स विल गेट इंटरफेरॉन। ऑप्शन रहेगा टाइफाइड, मलेरिया, मम्स या पोलियो वायरस, और लास्ट में दिया रहेगा लेप्रेसी। तो आपको पता होना चाहिए लेप्रेसी, ट्यूबरक्लोसिस और प्रोटो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है। सिर्फ और सिर्फ मम्स या पोलियो ये वायरल है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेरॉन सिर्फ वायरल में, वायरल इन्फेक्शंस में सिक्रेट होगा। ओके, नाउ साइंस सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? या तो बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, या तो बॉडी जो है किसी चीज, आपने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह किया तो वो उसको नकार रही है। बॉडी किस सिम्टम से दिखाती है कि वहां पे इन्फेक्शन हुआ है, उसको बोलते हैं साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो चार सिम्टम्स हैं, र्यूबर, ट्यूमर, कॉलर, डॉलर। ओके, चार सिम्टम्स है, र्यूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर। र्यूबर का होता है, अभी आप लोग देखो कहीं आपको चोट लग जाए तो वहां पे पहले रेड रेड दिखता है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं तो रेडनेस दिखती है, तो रेडनेस मतलब र्यूबर। कैलर मतलब वो पार्ट नॉर्मल से ज़्यादा हीट रहता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा पीछे फीवर जो है वो नेचुरल का पार्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे फीवर। तो फीवर इसलिए होता है ताकि कोई बैक्टीरिया जहाँ पे चोट लगी वहां पे इंजेस्ट ना कर सके। ओके, तो उसको बोलते हैं कैलर मतलब हीट। फिर स्वेलिंग आ जाती है वहां पे, उसको ट्यूमर बोलते हैं। और फिर वहां पे पेन रहता है ऑब्वियसली, तो उसको डॉलर बोलते हैं। तो कभी भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, कहीं पे चोट लगी हो, तो उसमें चार साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन हमेशा मिलते हैं, र्यूबर, ट्यूमर, कैलर एंड डॉलर। ओके, तो ये साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है, ये अगर आपको याद रहेगा तो अच्छा है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अभी हमने इनेट इम्यूनिटी खत्म की, साइटोकाइन, सेलुलर, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ये चार टाइप्स है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात अगर करें तो पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब हर एक पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक उसके पास प्लान होता है, जबकि इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है। तो पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी इसको बोलते हैं, एंड हैज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेमोरी। इनके पास एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये लोग हर बीमारी में लास्ट टाइम जिस भी सेल्स ने जिस एंटीजन को हिट किया है ये लोग उसको याद रखते हैं, और इन द इंटर कमिंग इन्फेक्शंस वो लोग अवॉइड करते हैं ये सब। ओके, नाउ मेमोरी है उनके पास, मेमोरी सेल्स, दैट इज व्हेन द पैथोजन एंटर द बॉडी इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिस्पॉन्ड, वेयरएज in second degree response the body recognizes it quickly and responds in a faster way। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, चिकन पॉक्स एक बार हो या कोई इन्फेक्शन एक बार हो तो स्टार्टिंग में टाइम लगता है एंटीबॉडी में, वही दोबारा हो इन्फेक्शन तो बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। इसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है एक एग्जांपल ग्राफ के फॉर्म में, दिस इज प्राइमरी रिस्पॉन्स, उसको इतना काफी टाइम लग रहा है। जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स देखो कितने शॉर्ट टाइम में है, इतने ही शॉर्ट टाइम में हो जाता है, जबकि प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए इतना वेट करना पड़ता है, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स इंस्टेंटली जनरेट होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। आगे चलते हैं। अब कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सबसे पहले क्या करती है, विल शो यू एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करती है। मान लो इननेट इम्यूनिटी फेल हो जाए, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम स्टोरी फॉर्म में समझेंगे सो दैट यू कैन रिकॉल इट बेटर। अब मान लो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रोल कब आएगा, जब आपकी इननेट इम्यूनिटी हार चुकी होगी। मान लो कोई इन्फेक्शन है जो स्किन से या म्यूकोजा को क्रॉस करके बॉडी में आ गया। नाउ व्हाट विल हैपन, इननेट इम्यूनिटी का जो प्रोटेक्शन लेवल था, जो घेरा था, वो टूट चुका है।
अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्ट करेगा, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे एक्ट करता है, व्हाट डू एक्वायर्ड इम्यूनिटी डू, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिवेट कराना पड़ता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी लोग थोड़े वीवीआईपीस होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटीज में कुछ सेल्स आते हैं जिसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ये देखो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरा है ह्यूमरल इम्यूनिटी या बी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी। ओके, ह्यूमरल इम्यूनिटी या बी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी। CMI 60% होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट, और BMI या ह्यूमरल इम्यूनिटी 40% का होता है। टी CMI को कॉमनली नेम टी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टी लिम्फोसाइट्स। वेरएस ह्यूमरल को बी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। टी लिम्फोसाइट्स में चार टाइप के टी लिम्फोसाइट्स हैं, हेल्पर, सप्रेसर, किलर एंड मेमोरी। ओके, वेरएस ह्यूमरल में प्लाज्मा एंड मेमोरी दो टाइप के सेल्स हैं। मेमोरी सेल्स दोनों में कॉमन है, टी लिम्फोसाइट्स में भी मेमोरी सेल्स हैं एंड बी लिम्फोसाइट्स में भी मेमोरी। बट टी लिम्फोसाइट्स में हेल्पर, किलर एंड सप्रेसर तीन एक्स्ट्रा सेल्स है, वेरस बी लिम्फोसाइट में प्लाज्मा एक सेल है, और वो प्लाज्मा सेल्स जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली चार पांच टाइप के एंटीबॉडीज बनाता है, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। दे आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, ग्लाइकोप्रोटीनिशियस होते हैं। और ये जो इम्यूनिटी है या ये जो ग्लाइकोप्रोटीन वाली इम्यूनिटी है, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और हम मैकेनिज्म में प्लाज्मा सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम इन्हीं सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटीज के पहले फंक्शन देखेंगे, फिर मैं आपको यहाँ पे कैसे हमारी बॉडी जब कोई इन्फेक्शन होता है कैसे लड़ती है वो बताऊँ। हेल्पर, तो हेल्पर टी सेल्स पढ़ेंगे, दे एक्टिवेट बी एंड टी लिम्फोसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हेल्पर जो है वो एक्टिवेट करता है बी लिम्फोसाइट्स को। हेल्पर सेल टी सेल्स दे एक्टिवेट बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। किलर और सप्रेसर जो है वो लोग नेचुरली इनएक्टिवेटेड मोड में रहते हैं। इनको एक्टिवेशन का सिग्नल कौन देता है, हेल्पर टी सेल्स। ओके, दे एक्टिवेट बी एंड टी lymphocytes when the pathogen enters the body. Because of this, B and T lymphocytes cells क्लोन themselves। क्लोन क्यों करते हैं वो सब हम आगे देखेंगे। तो हेल्पर का फंक्शन समझा, वो हेल्प करते हैं टी और बी lymphocytes, हाँ, जागने में, इसलिए उनका नाम हेल्पर टी सेल्स है। किलर टी सेल्स नाम ही है किलर, दे किल द इन्फेक्टेड MHC1 सेल्स। MHC1 एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी। तो जो भी अपने सेल्स हैं अदर देन RBCs एंड मोनोसाइट्स, वो लोग MHC1 सेल्स होते हैं। तो MHC1 सेल्स आर और कैंसरस सेल्स, इनको किलर टी सेल्स किल करता है, इसलिए उसका नाम किलर टी से। मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मेजर पार्ट है किलर सेल्स, इसलिए उसको CMI भी बोलते हैं। CMI मतलब यहाँ हमने पढ़ा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है सप्रेसर। सप्रेसर क्या है, दे इनहिबिट द फंक्शन ऑफ हेल्पर एंड किलर एंड प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम ऑटो इम्यून डिसीज। किलर जब एक्टिवेट होता है तो वो देखता नहीं है, कई बार वो अपने ही बॉडी के सेल्स को मारने लगता है। तो जब वो ऐसा करता है तो उसको सप्रेसर टी सेल्स जो हैं वो स्टॉप कर देते हैं कि भाई ये अपने बॉडी के सेल्स हैं, इन्हें नहीं मारना है। इसलिए सप्रेसर का काम है सप्रेस करना एक्शन। मेमोरी जो है BOT सेल्स, दे नेवर पार्टिसिपेट इन किलिंग एक्शन। वो लोग कभी भी वॉर में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट वो लोग मेमोरी रखते हैं किसने, जैसे किलर ने किसी एंटीजन को मारा तो याद रखते हैं किलर ने मारा है, मोनोसाइट्स ने मारा है तो मोनोसाइट्स को याद रखेंगे, हेल्पर ने मारा है तो हेल्पर ने। बी सेल्स के साइड से IgG, AMED में से किसी ने मारा है तो वो ये लोग अपनी मेमोरी रखते हैं। टी लिम्फोसाइट्स की मेमोरी टी मेमोरी सेल्स के पास होती है। बी के जो पांचों इम्यूनोग्लोबिन है, ये देखो ये पांचों इम्यूनोग्लोबिन है, उसका रिकॉर्ड में बी मेमोरी सेल्स रखता है, एंड हेल्पर, किलर एंड सप्रेसर का रिकॉर्ड मेमोरी सेल्स रखते हैं। तो अफेक्ट को याद रखती है। ओके, नो मेमोरी बी एंड टी सेल्स का फंक्शन दिया है, they never participate in killing but they retain the memory of every encounter, they become effector cells।
उसमें सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ड्यू टू स्पेसिफिक एंटीजन। ओके, ये जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, इंटरफेरॉन एंड फीवर। एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑब्वियसली इनेट इम्यूनिटी रहेगी, तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकेंड लाइन होते हैं सेलुलर बैरियर्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, इंटरफेरॉन एंड फीवर। और थर्ड लाइन डिफेंस होता है बी और टी लिम्फोसाइट्स। अब आपको इसका फंक्शन समझ गया। अब हम लोग वॉर की तरफ आते हैं, कैसे इन्फेक्शन बॉडी में कंट्रोल होता है। तो मान लो आपके इनेट इम्यूनिटी वीक पड़ गई और पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर आ चुका है, अब ब्लड के अंदर आ चुका है। तो उसको ब्लड के अंदर आ गया तो उसको किल करना पड़ेगा, वरना वो प्रोजेनी बढ़ा के सेल्स को डैमेज करेगा। तो क्या होता है, जैसे ही इनेट इम्यूनिटी हार जाता है, वो टी हेल्पर को कॉल करने के लिए बोलता है। मतलब इन शॉर्ट, अभी हमने पढ़ा हेल्पर सेल्स ही बी और टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है। तो जो इनेट इम्यूनिटी के सेल्स हैं, वो हेल्पर टी सेल्स को जगाना चाहते हैं। हेल्पर टी सेल्स, सारे टी सेल्स थाइमस में पड़े रहते हैं, और सारे ब्लड के जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो रेड बोन मैरो में पड़े रहते हैं। अब उनको एक्टिवेट कराने के लिए हमें टी हेल्पर को जगाना पड़ेगा। टी हेल्पर कैसे जगता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं, एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के नाम है मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल या डेंड्राइट्स, इसको ब्रेन ऑफ इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स स्टार शेप का होता है। ये तीनों क्या करते हैं, जो भी एंटीजन ब्लड में आया है उस उनमें से ये लोग एक को पकड़ते हैं, उसके सारे एंटीजन्स को अपने बॉडी पे लगाते हैं और सीधा ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं थाइमस या रेड बोन मैरो की तरफ। ओके, तो आप देख रहे हो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, टी हेल्पर के पास। नाउ टी हेल्पर के पास जाते ही टी हेल्पर को उसने एंटीजन दिखा के एक्टिवेट करवाया, तो मोटिवेट सेल्यूलर इम्यूनिटी। ये क्या करते हैं, टी हेल्पर सबसे पहले सिग्नल देता है जब तक बी और टी लिम्फोसाइट्स के बाकी के सेल्स जनरेट ना हो तब तक जो इन्नेट इम्यूनिटी के सेलुलर बैरियर है, मतलब न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, वो लोग एक्शन मोड में रहे। उसी टाइम पे हेल्पर जो है टी लिम्फो को भी, वेर इसका कुछ पार्ट इंटरल्यूकिन सिक्रीट करता है ना। इंटरल्यूकिन एक हार्मोन्स होते हैं छोटे छोटे ना, इंटरल्यूकिन्स के थ्रू वो लोग बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कराते हैं। किसके थ्रू, इंटरल्यूकिन्स के थ्रू वो लोग बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कराते हैं। अब बी लिम्फोसाइट तो मेजर इम्यूनिटी है, हमारे बॉडी की एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मेजर एक्शन बी लिम्फोसाइट लेता है। तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या बनाएगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। और टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या बनाएगा, परफोरिन्स, किलिंग द पैथोजन। अब ये लोग में अब पहले से इनेट इम्यूनिटी में सेल्स, मोनोसाइट्स वगैरह खड़े हुए हैं, प्लस उसमें एंटीबॉडीज आ जाएंगी बी लिम्फोसाइट्स की तरफ से, प्लस किलर के साइड टी लिम्फोसाइट से किलर और सप्रेसर आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा युद्ध होने के लिए पैथोजन प्लस हमारे बॉडी के सेल्स, तो हमारे बॉडी के सेल्स में पहले इन्नेट इम्यूनिटी के सेल्स थे, अब इसमें एक्वायर्ड भी आ गए। तो हमारी फौज काफी बढ़ गई और वॉर होता है। वॉर में अगर हम जीत गए तो डिसीज खत्म हो जाता है। वॉर में अगर हम हार गए तो हम इल हो जाते हैं, फीवर, हम बीमार पड़ जाते हैं। फिर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो एंटीबायोटिक्स भी हमारे साइड से लड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग मिलती है। ओके, तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। डन। ये कैसे वॉर होता है हमने वो देखा, इम्यूनिटी के टाइप्स देखे। अब हम वन सेकेंड, वैक्सीनेशन पढ़ने से पहले एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, ये वाला पार्ट एनसीईआरटी से एक बार आप लोग रीड कर लेना, मैं ही करवाता हूँ, वन सेकेंड।
देखो इम्यूनिटी, लेट अस स्टार्ट। तो इम्यूनिटी, every day we are exposed to a large number of infectious agents. However, only few of these are exposures. However, only few of these exposures results in disease. This is due to the fact that body is able to defend itself. अब हम लोग हर बार इल नहीं होते हैं, हाँ, हमें कई बार बैक्टीरियाज बॉडी में इन्फेक्ट करते रहते हैं, बट हम हर बार इन्फेक्ट नहीं होते हैं। हम कब इन्फेक्ट होते हैं? जब हम लोग की इम्यूनिटी हार जाती है और हम तब इल हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफेंड itself from most of the foreign agents. This overall ability of the host to fight the disease causing organisms conferred by immune system is called immunity. Immunity मतलब प्रतिरोधक क्षमता. It is of two type, innate and acquired immunity. Innate immunity is non-specific type. Non-specific होती है वो, of defense, that is present at the time of birth. This is accomplished by providing different types of barriers to the entry of foreign agents into our body. Innate immunity consists of four types of barriers. These are physical. Skin on our body is the main barrier which prevents entry of microorganisms. Mucus coating of the epithelial lining and respiratory, gastrointestinal and urogenital tracts also helps in trapping the microbes entering our body. फिजियोलॉजिकल हमने देखा था एसिड और सलाइवा और टीयर ग्लैंड, ये सब। सेलुलर में आते हैं पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल्स, देन मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। ओके, ये लोग क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। वन सेकेंड, आप लोग एक ये पार्ट रीड करते रहो, आई एम जस्ट गेटिंग अ कॉल, जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट अस कंटिन्यू। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। ये टर्म याद रखना, एनसीईआरटी इस पे बहुत क्वेश्चन नीट में भी पूछती है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मारने के लिए, तो उसके पास चॉइसेस, तो वो स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक जो होता है वो इनेट इम्यूनिटी होती है, क्योंकि हर बार वही स्किन, वही म्यूकस मेम्ब्रेन, वही सेम होते हैं हर पैथोजेंस के लिए। नाउ इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास मेमोरी है जो इनेट के पास नहीं है।
This means that when our body encounters a pathogen, for the first time it produces a response called primary response, which is of low intensity. पहले बॉडी को टाइम लगता है एंटीजन को देखने में, पर अगर वही पैथोजन सेकेंड टाइम है subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified secondary or anamnestic response. This is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter. The primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special types of lymphocytes present in our blood, B lymphocytes and T lymphocytes. Acquired immunity के दो major part हैं, B और T lymphocytes. The B lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogen into our blood to fight with them. These proteins are called antibody. B lymphocytes मैंने बताया था antibodies बनाते हैं, पांच टाइप के antibodies हैं, ये भी देखा था, IgG, IgM, IgA देख सकते हो, IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD भी होता है, इन्होंने लिखा नहीं है, ओके, IgD। तो इसको कोड में कैसे याद रख सकते हो, गेम डी, GAMED, गेम डी, G है, A है, M है, E है एंड D है, ओके। अब एंटीबॉडी मतलब क्या, देखो एंटीबॉडी एक प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है वाई शेप का, ये दिख रहा है आपको सामने, ये एंटीबॉडी का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, वाई शेप का एक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर होता है। उसमें दो चेन होते हैं, एक चेन आपको ये वाली दिख रही है जो वाई शेप की पूरी बन रही है, दिस वन, दिस पूरी की पूरी वाई शेप की बन रही है, और ऐसे कितने हैं, दो। ये जो पूरा वाई बन रहा है इसको हम बोलते हैं हैवी चेन, व्हाट वी कॉल्ड इज हैवी चेन। एंड ये जो छोटे पीछे वाले ये वाले डब्बे हैं, दिख रहे हैं आपको, ये दिस वन, दे आर कॉल्ड एज लाइट चेन। तो इसमें दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है, इसका फॉर्मूला हो जाता है H2L2। हैवी चेन दो, लाइट चेन दो। बोर्ड्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, तो अच्छे से ध्यान देना, नीट में भी आता है। H2L2 इसका जो स्ट्रक्चर है, दो हैवी चेन दो लाइट चेन है, दोनों हेवी चेन और लाइट चेन सल्फाइड बॉन्ड से लिंक है। हियर एस स्टैंड फॉर सल्फर बॉन्ड या सल्फाइड बॉन्ड, ओके, सल्फाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं, ओके। नाउ यहाँ पे देख सकते हो एक ऐसा रीजन है, यहाँ पे ऐसा, दिस रीजन पे, यहाँ पे वो फॉरेन एंटीजन्स को ऐसा पकड़ लेता है, ओके, उसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। जो भी एंटीजन को, ये एंटीजन मतलब फॉरेन एजेंट, उसको पकड़ेगा तो यहीं पे पकड़ेगा। तो एक एंटीबॉडी में दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक एंटीबॉडी में दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं, और सारा का सारा स्ट्रक्चर सल्फाइड बॉन्ड से अटैच होता है। जिस साइड एंटीजन बाइंड करता है उसको एन टर्मिनल बोलते हैं। एन टर्मिनल मतलब प्रोटीन में आपको पता होगा, अमीनो एसिड में राइट हैंड साइड को कार्बोक्सिलिक टर्मिनल बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को अमाइन टर्मिनल। दिस हैज हाइड्रोजन ग्रुप एंड आर इज अ वेरिएंट ग्रुप। तो ये जो एन टर्मिनल है मतलब वो अमाइन टर्मिनल बताएगा, और दूसरा टर्मिनल सी टर्मिनल बताएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक टर्मिनल बताएगा, ओके। नाउ विल सी फर्दर। तो यहाँ पे एन टर्मिनल है एंटीजन बाइंडिंग साइट की तरफ, और नीचे वाले स्ट्रक्चर की तरफ सी टर्मिनल है। तो ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। अब इसमें से हम देखते हैं, द प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। द टी सेल्स देमसेल्व्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी टी सेल्स नहीं, सिर्फ बी सेल बनाते हैं, बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन, 4 चेन है, देख सकते हो, दो पूरे वाई एंड दो पूरे हाफ चेन। नाउ two light chains and two heavy chains. Hence, the antibody is represented as H2L2. Different types of antibodies are produced in our body. IgA, M, E, and G are some of them. A cartoon of antibodies given. Because these antibodies are found in blood, the response is also called as humoral. मैंने पहले ही बोला B lymphocytes को humoral बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड फ्लूइड में पाए जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये एक टाइप है। दूसरा जो है वो सेल मीडिएटेड है, द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और CMI। CMI को टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स, टी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है, वो फॉरेन एजेंट्स को स्टेबल नहीं होने देता है। तो अगर किसी ने
कोई किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है, हार्ट ट्रांसप्लांट कराया है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, कोई स्किन ट्रांसप्लांट करवाया है छोटा छोटा, तो उसको वो अटैक करता है ताकि वो स्टेबलाइज ना हो पाए। ऐसे केसेस में जब भी कोई ट्रांसप्लांट कराता है तो वो लोगों को 6 महीने से लेके 1 साल तक स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ताकि टी लिम्फोसाइट्स को अपना काम करने से रोका जाए। ओके, वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactory, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Then a search begins to find a suitable donor. Then why is that the organs cannot be taken from just anybody? क्योंकि T lymphocyte जो है उसको मार देता है. Now an animal, just any source, an animal, another primate or human beings cannot be made since the grafts would be rejected. हम ऐसे किसी का भी ऑर्गन लेके ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते वरना वो बॉडी रिजेक्ट कर देती है. टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग is essential before undertaking any graft transplant, and we even after the patient has to take immunosuppressant. जो मैंने आपको बोला immunosuppressants का मतलब होता है स्टेरॉइड्स, 6 महीने से 1 साल तक लिए जाते हैं. द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल mediated immune response is responsible for graft rejection. कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर फेल हो जाए उसके पीछे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है. ये नीट का सबसे पूछा जाने वाला कॉमन क्वेश्चन है. विच इम्यूनिटी रिजेक्ट्स द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, CMI. ओके, नाउ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी जो हमने पढ़ा, एक्वायर्ड में दो टाइप होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव. When a host is exposed to antigen, which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host. This immunity is called as active immunity. जो हमने डिस्कस किया है कि एक्टिव इम्यूनिटी होती है जो बॉडी एंटीबॉडी बनाए, पैसिव में नहीं बनाती. एक्टिव इम्यूनिटी स्लो एंड टेक्स टाइम, ये याद रखना है, ये स्लो होता है और टाइम लगता है, बट ये लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स होता है. इंजेक्टिंग माइक्रोब डेलिबरेटली ड्यू टू इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग द एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन, मतलब वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं. अब दूसरा जो टाइप है जब रेडीमेड एंटीबॉडीज हम लगाते हैं डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं. The yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibody IgA to protect the infant. The fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy. These are example of passive immunity. Okay, तो यहाँ पे इम्यूनिटी और हमने डिसीजेस वाला पार्ट खत्म कर लिया है. ये देखो, ये एलिफेंटाइसिस, फंगस. अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो वैक्सीनेशन रहेगा कल के लेक्चर में. एलर्जीज, ऑटो इम्यून एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स. ओके, फिर हम एड्स जाएंगे, फिर कैंसर पढ़ेंगे एंड देन ड्रग्स. ओके फाइन. ओके स्टूडेंट्स, आज आप लोग एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना और आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, कोई बुक हो तो उससे सॉल्व करके देखना. ओके, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझा हो. अगर समझा हो तो प्लीज थंब रेस करें. स्टूडेंट्स, आर यू देयर? अगर आपको समझाओ तो प्लीज थंब रेस करो. आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ही हम समझ पाएंगे आपको समझा है कि नहीं. ओके, थैंक यू.